हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग आगे से हिंदी की क्लास लेने वाले हैं। तो आइए, आपका हिंदी की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज छोटी दीपावली भी है, तो आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, मतलब जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके गुण भी थे। इस क्वेश्चन कहने का मतलब, तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। नाम मात्र की उपयोगिता, बी नंबर जैसा नाम वैसा ही गुण, हो भी सकता है। तीसरा उपयोगिता विहीन, ये तो खैर मैच नहीं कर रहा। और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है गुणवान। तो अगर इसमें बात करें, हम लोगों को कई बार होता क्या है, हिंदी आती नहीं हम लोग जब एग्जाम दें, लेकिन हम लोग जब वहाँ क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि उनमें सबसे ज़्यादा सूट कौन सा कर। अगर मैं इसमें देखूँ जो सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन के लिए सूट कर वो जैसा नाम वैसा ही गुण, मतलब जैसा उनका नाम था उनके गुण भी वैसे ही थे। तो जो पहले का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला का बी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, यानी कि जो अशोक था वो पुलिस के सामने बार बार गिड़गिड़ाता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं छोड़ा। इसका देखते हैं। पहला नंबर हो सकता है विनती करना, बिल्कुल हो सकता है। खुशामद करना, हो भी सकता है। अधीन होना, या फिर बीमार पड़ना। अगर मैं इसमें बात करूं कि बार बार नाक रगड़ने का मतलब क्या होता है, अगर आपने सुना होगा कि कई बार जब वो आदमी किसी समस्या में फंस जाता है तो रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि मुझे सर जाने दीजिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा विनती करना, यानी कि जो दूसरा का है, दूसरा का ए एकदम राइट आंसर है, यानी कि विनती करना। अशोक बार बार विनती कर रहा था कि मुझे छोड़ दिया जाए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोई ना काम करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती थी, मतलब श्रीमती जो संध्या थी उनके पास कोई काम नहीं था। ये लोग घरों में आम भाषा में कहते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, दिन भर मक्खी मारते हो, तो उसे ही यहाँ पे यूज किया गया है। अगर आप अपने आम जीवन को हिंदी से रिलेट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर जीडी में आपके 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हैं तो आप औरों से बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। पहला जीव हत्या करना, दूसरा कीड़े मकोड़े मारना, तीसरा घिनौने काम करना, या फिर चौथा खाली बैठना। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि जब हम लोग कुछ नहीं करते तो लोग नॉर्मल बोल देते हैं ना कि मक्खी मार रहा है, तो यहाँ पे मक्खी मारने का अर्थ है कि खाली बैठा हुआ, मतलब उसके पास कोई कार्य नहीं है। तो जो तीसरा का हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपए ठग लिए। सब्ज बाग का मतलब होता है झूठी चीजें, यानी कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। लुभावने प्रयास दिए, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी शादी करवा देंगे, मुझे कुछ पैसे दे दो, तो आपको एक सुंदर लड़की दिलवा देंगे। लोग इस चक्कर में मान लीजिए पैसा दे दिए, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ मैंने उसे झूठ बोल दिया, मतलब उसे मैंने कहा कुछ जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उसी से रिलेटेड ये वाक्य था। हम लोग देखेंगे। पहला घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना, ये तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। और जो सबसे लास्ट है वो झूठा आश्वासन देना। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि वो चीज़ होती नहीं, हम लोग सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, उम्मीद दे देते हैं। यही इसका सही आंसर भी है कि सब्ज बाग दिखाकर निशीथ दे, सब्ज बाग यानी झूठा आश्वासन देकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपए ठग लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है? लोकोक्ति जो होती है वो आम भाषा बोलचाल में बोली जाती है, जबकि जो मुहावरे होते हैं उनका एक विशेष अर्थ होता है। जो मुहावरा शब्द है ये अरबी भाषा का ही एक शब्द है। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का पहला आंसर। अंक भरना, आस्तीन का सांप, यानी मतलब घर का भेदी, मतलब जो लोग घर में रहते हैं, हमारा ही खाते पीते हैं और हमारा ही नुकसान करते हैं, उसे हम लोग आस्तीन का सांप कहते हैं। तीसरा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो गंगू तेली और हम कहाँ, सॉरी उल्टा बोल गया, मतलब वो लोग राजा भोज और हम लोग गंगू तेली। तो मतलब ऐसा उसके नज़रिए से मैं बात कर रहा था, इसे सीरियस मत लीजिएगा। और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो तूती बोलना, मतलब किसी चीज़ का नाम चलना, मतलब जैसे कुछ लोग कह देते हैं ना कि मेरी शहर में तूती बोलती है, मतलब मेरा बड़ा व्यवहार है यहाँ पे। अगर इनमें लोकोक्तियों की बात की जाए तो ये बाकी सभी के सभी नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी मुहावरे हैं। लेकिन जो इसमें आप सी नंबर देख पा रहे होंगे वो एक लोकोक्ति है। लोग कहने देते कहाँ तुम कहाँ मैं, तो जो इसमें सी नंबर है, यानी कि इसका जो सी आंसर है वो आपका एकदम सही आंसर है, यानी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली एक लोकोक्ति है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, मतलब जिसकी वर्तनी गलत है,
पहला जो देखेंगे वो चरमोत्कर्ष, दूसरा वांग्मय, तीसरा पुनरुत्थान, और जो इसके बाद नेक्स्ट है वो हिरण्यकश्यप। अगर आपको वर्तनी के शब्दों का ज्ञान नहीं है इतना ज़्यादा, तो आप इसका नॉर्मल संधि विच्छेद कर लिया करें, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ नहीं आती, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको वो नहीं आता तो आप उसको अपना मतलब थोड़ा सा आम जीवन से जोड़ने की कोशिश आप करिए। तो अगर इसमें देखें जो चरमोत्कर्ष होता है उसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो होता है चरम धन उत्कर्ष। अशुद्ध मतलब यानी कि ये जो चरमोत्कर्ष है ये मतलब शुद्ध ही है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर वांग्मय की बात करूं या फिर पुनरुत्थान की बात करूं या हिरण्यकश्यप, अगर मैं पुनरुत्थान की बात करूं इसका मतलब होता है पुनः प्लस उत्थान, जबकि ये यहां लिखा पुनरुत्थान यानी कि ये हो सकता है। अगर मैं इसके जस्ट बात करूं हिरण्यकश्यप, आपको ये हिरण्यकश्यप जो ये आपको सही आंसर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप ही है। इसका रीजन है कि जो हिरण्यकश्यप होता है वो कश्यप नहीं होता, वो होता है हिरण्यकशिपु, ऐसे लिखते हैं हिरण्यकशिपु। तो इस बात को ध्यान रखिए, यानी कि ये भी अशुद्ध वर्तनी है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो दो अशुद्ध वर्तनियां थी, यानी कि पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यप दोनों ही अशुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन में होता नहीं कि एक क्वेश्चन में दो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइपराइटर की गलती कारण हो गया, जो आपको सीखने के लिए भी कई चीज़ें मिलेंगी। अगर इसमें कुछ चीज़ें रह गई जैसे कि वांग्य रह गया, ये जो होता है ये होता है वाक्मय धन। तो आप अगर किसी चीज आपको आ नहीं तो आप उसका नॉर्मल संधि विच्छेद कर लीजिए, क्योंकि जब आप उस चीज का संधि विच्छेद करते हैं तो वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। तो आइए हम लोग एक नए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा शब्द है? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या फिर आहार। अगर प्रतिदर्श की बात करूं तो ये तो शुद्ध वर्तनी लगती ही नहीं रही, आप नॉर्मल देख के बता देंगे कि प्रतिदर्श इनमें से नहीं हो सकता। अगर मैं दृष्टा की बात करूं तो ये भी नहीं होता। अगर रचयिता तो रचयिता भी आप लोग ऐसा नहीं, क्योंकि जब आप रचयिता लिखते हैं तो आप रचयिता को नॉर्मल यूं लिखते हैं, जबकि यहाँ पे ई है लिखा हुआ, और जो आहार है उसमें बड़ा आ ही होता है। कई जगह जो आहार होता है कुछ लोग उसमें छोटा बना देते हैं, जबकि ये नहीं, आहार जब आप उच्चारण करेंगे तो बड़ा आ मुंह से निकलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा आहार। आहार इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि इनमें से जो है उनमें से सिर्फ एक की ही वर्तनी शुद्ध है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध। अगर मैं खेवैया की बात करूं तो वो खिवैया नहीं होता, आप उच्चारण करें खेवैया, तो खेवैया ऐसा थोड़ा ना, खेवैया तो ऐसा लिखते हैं ना, ये हो गया खेवैया। न्यौछावर, निरपेक्ष, अनानास। अगर इसमें मैं निरपेक्ष की बात करूं तो निर्धन पेक्ष होता है, यानी कि निर प्लस पेक्ष लिखा जाता है, और जो न्यौछावर होता है उसमें य की मात्रा नहीं होती, उसमें यो की मात्रा होती है। अगर न्यौछावर की बात करें हम तो उसमें न्यौछावर होता है, ना कि न्यौछावर। यही छोटी छोटी गलतियां एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश करता है और हम लोग इन्हीं चीज़ों को गलत कर देते हैं, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर अनानास की बात करें तो अनानास ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर। जो सी नंबर है ये इसका एकदम कंफर्म है, क्योंकि जो निरपेक्ष भी होता है उसे निरपेक्ष ऐसे लिखते हैं, ना कि जैसा कि लिखा हुआ है पा पतंग के ऊपर ऐसा मात्रा नहीं, उड़ता हुआ रा नहीं लगाते। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों के, यानी कि जनवरी को अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी को एक थोड़ा सा मतलब एक मुकम्मल आयाम दीजिए, आप अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि जो आप अभी तक कर रहे थे वो अब ठीक नहीं है। अगर मैं इसमें बात करूं सठ दर्शन की, तो वर्तनी के जो शब्द होते हैं जब हमें नहीं आते, तो मैंने आपको पहले भी कहा था जो शब्द हमें ना आए उसका हमें क्या करना है, नॉर्मल हम लोग उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है। अगर मैं सठ दर्शन की बात करूं तो ये जब सठ प्लस दर्शन होता है
तो सट दर्शन को जब परिवर्तित करते हैं इसमें, तो जो टा होता है ये डा डलिया बदल जाता है, तो ये हो जाता सण दर्शन। यानी कि जो पहला वाला आपका है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मतलब इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। अगर मैं दूसरी वाले की बात करूं जो है आपका अनापेक्षित, अनापेक्षित जो होता है इसका होता है अनधनपेक्षित। ये हो जाता है आपका अनापेक्षित, यानी कि जो ये भी गलत है। क्लिष्ट की बात करें तो ये भी नहीं होगा, लेकिन जो पर्यवसान है इसका अगर आप वो करेंगे संधि विच्छेद तो एकदम सही आंसर पर्यधन अवसान, जो हो जाता है पर्यावसान, या फिर उसे पर्यावसान भी लिखते हैं, क्योंकि जब वो वर्तनियां वहां पे चेंज होती हैं तो छोटा वाला यही का ही यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक की वर्तनी इनमें से शुद्ध है, उन्नयन ही लिखा हुआ है, लेकिन उन्नयन कैसे लिखते हैं ये आपको इसमें थोड़ा सा, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन या फिर उन्नयन। आप इसमें देखेंगे जब आप एग्जाम देते हैं, जब ऐसे आंसर होते हैं तो आपको लगता है कि इनमें से सबके सब सही, नहीं ऐसा थोड़ा ना कि एक ना एक तो इसमें गलत होगा ही ना। उन्नयन ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, या फिर उन्नयन, उन्नयन में दोनों ही आधे आधे ना ही होते हैं। जैसे उज्ज्वल देखेंगे तो उज्ज्वल भी बहुत लोग गलत लिखते हैं, आधा जा फिर पूरा जा लिख देते, जबकि ऐसा उज्ज्वल में नहीं होता। उज्ज्वल में दोनों ही आधे आधे जा ही का ही यूज किया जाता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग अपने से हटाइएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ लोग हार्ड वर्क करने से डरते हैं। देखिए हार्ड वर्क ऐसा नहीं है कि कभी भी बेकार जाता है, हार्ड वर्क आपको हमेशा पे ऑफ होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको मतलब बर्बाद चला जाए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मेहनत करने से कभी भी हमको घबराना नहीं है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये पहला हो गया आविष्कार, जो सही भी है और इसकी वर्तनी शुद्ध भी है। क्यों है, मैं ये आपको आगे क्वेश्चन, क्योंकि जो देवा ऋषि होता है वो होता है देवधन ऋषि, जो हो जाता है देवर ऋषि। जबकि यहाँ पर वकील में एक डंडा और लगाया गया जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन को गलत कर देता है। निशब्द, जो निशब्द होता है वो लिखते हैं निधन शब्द, ये होता है निशब्द। अगर निशब्द की बात करूं तो ये वाला निशब्द, यहाँ पे एक दो बिंदियां नहीं रखी, इसलिए निशब्द ये वाला भी बिल्कुल गलत है। जमाता, जो जमाता होता है उसमें बड़ा जाकर यूज किया जाता है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, जबकि इसमें ऐसा नहीं किया गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए नंबर, यानी कि आविष्कार, जो इसका एकदम कंफर्म और करेक्ट आंसर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, राजमहल, कोमलांगनी, यानी कि कोमल अंगों वाली। जैसे हम लोग कभी कभी किसी को कहते हैं ना कि वो कोमलांगिनी जा रही है, जबकि कोमलांगिनी नहीं होता, वहां पे कोमलांगी होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। या फिर निरोग या फिर अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। अगर मैं राजमहल की बात करूं तो राजमहल ऐसे नहीं लिखता, हम लोग उसे लिखते हैं राजमहल। हम लोग उसे राज्य नहीं कहते, हम लोग उसे कहते हैं राजमहल, मतलब जहां पर राजा लोग रहते हैं उसे कहते हैं राजमहल। राज्य अलग चीज है और राज अलग है, इस बात को थोड़ा सा इसके इनके बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। जो अगला है कोमलांगनी, जो सब मैंने आपको पहले ही बताया, ये कोमलांगनी नहीं होता, ये होता कोमलांगी। और जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निरोग, जो निरोग होता है उसमें ऐसे दो बिंदियां रखी होती है, ये एक साथ नहीं होता, तो ये भी नहीं। लेकिन जो अछौड़ी नहीं लिखा हुआ वो एकदम कंफर्म लिखा हुआ है, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। यानी कि इसमें तीन की वर्तनी अशुद्ध है, लेकिन जो इसमें डी वाला क्वेश्चन है, डी वाला जो उसका आंसर है वो एकदम कंफर्म और सही लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अगर इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले की बात की जाए तो कलेश, क्लेश, क्लेश या फिर क्लेश। आप देखेंगे इनमें अगर इसका उच्चारण करेंगे तो आपको नॉर्मल समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसकी वर्तनी की जांच करेंगे तो देखिए क्लेश, क्लेश मतलब आधा का आएगा, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लेश, जबकि यहाँ पे खटकोण वाला सा है, जबकि ये तो मतलब इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे सा होता यूं तो ये हो सकता था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं जो आपका सी वाला है, तो आप अगर इस पर देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने पहले जो बताया था कि आधा का और उसके बाद जो सा, मतलब इस पे दोनों चीजें हैं, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, ये सॉरी क्या हो गया,
यानी कि सॉरी क्वेश्चन चला जाए, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि उसका जो राइट आंसर था वो क्लेश इस तरह लिखा जाता था। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्तनियाँ ही हम लोग अक्सर गलत करते हैं। अगर हम लोग हिंदी में गलत कर देंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि 20 में से आपको जीडी के लिए 20 पेपर हर हाल में सही करना है। आपको अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग 4 दिन पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जो जॉब होता है ना, वो एक पेशेंस का खेल होता है। अगर किसी के पास पेशेंस नहीं है तो वो शायद ही इस एग्जाम को निकाल पाए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। श्रृंगार, 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 श्रृंगार। अगर मैं इनमें से बात करूं तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जो श्रृंगार होता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता। श्रृंगार हमेशा लिखा जाता है ऐसे, क्योंकि इसमें भी पूरा नहीं बनता, ये आधा बनता है जो आगे वाला अक्षर होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे नीचे लिख देता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, और यही आपका सही आंसर भी होता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ई नंबर, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं जिसकी सुवर्तनी शुद्ध हो। जो क्योंकि जो शुद्ध श्रृंगार लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि कई बार होता है कि जब वहाँ पे आंसर होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हम लोग उसे चूज नहीं करते, हमें लगता है कि इन्हीं में से 4 में से एक आंसर सही होगा, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी राइट आंसर उसमें दिया ही नहीं होता। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उत्ज्वल। अगर मैंने आपने ध्यान से मेरी क्लास ली होगी तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो उज्ज्वल होता है उसमें जो दोनों जा होते हैं वो आधे होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए तो क्या यहाँ पे दोनों जा आधे हैं? अगर आप यहाँ पे, जबकि ऐसा एक जा आधा है जबकि दूसरा वाला पूरा आधा, यानी कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर मैं अगले की बात करूं जो आपका ऑप्शन है वो उज्ज्वल, इसमें दोनों ही जा पूरे हैं, यानी कि ये हो सकता। अगर मैं इसके नेक्स्ट वाले की बात करूं उत्धन, उत्ज्वल, सॉरी उत्ज्वल तो था ही नहीं, इसमें आधा जा ही, इसमें तो ता आ गया। उज्ज्वल और उत्ज्वल में थोड़ा सा अंतर, यानी कि ये भी नहीं होगा। उत्ज्वल यानी कि ये भी नहीं हो, क्योंकि उत्ज्वल, उज्ज्वल और उत्ज्वल दोनों में से बहुत, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि उज्ज्वल। क्योंकि जो इस तरह के वर्ड होते हैं इन्हें हम अक्सर ही गलत करके आते हैं। तो अगर आप इसी तरह की हिंदी की नेक्स्ट क्लासेस चाहते हैं या फिर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू सो मच, और आप लोगों को दीपावली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।